हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लिटिगेटेड पार्ट पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो है फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली आर्टिकल 12 से 18। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्टिकल्स को कैसे इंटरप्रेट किया है और कैसे ये आर्टिकल्स इंडियन डेमोक्रेसी के बैकबोन बन चुके हैं। आर्टिकल 12 से 18 को अगर एक लाइन में समझा जाए तो ये राइट टू इक्वलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में दिए गए हैं। इनका प्राइमरी पर्पस है स्टेट के पावर को लिमिट करना और इंडिविजुअल की लिबर्टी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। फंडामेंटल राइट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये जस्टिशिएबल होते हैं। इसका मतलब है अगर स्टेट इन राइट्स को वायलेट करती है तो सिटीजन डायरेक्टली कोर्ट अप्रोच कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि राइट्स तभी मीनिंगफुल होते हैं जब उनका एनफोर्समेंट पॉसिबल हो। आर्टिकल 12 से 18 स्पेसिफिकली इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनल बनाते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 12 पर। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। आर्टिकल 12 खुद कोई फंडामेंटल राइट नहीं देता, लेकिन ये डिफाइन करता है कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट एनफोर्स होंगे। आर्टिकल 12 कहता है दैट द टर्म स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। इसका सीधा मतलब ये है फंडामेंटल राइट्स नॉर्मली सिर्फ स्टेट्स के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं। इसीलिए आर्टिकल 12 को हम फंडामेंटल राइट्स का गेटकीपर भी कहते हैं। आर्टिकल 12 का स्कोप समझना भी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का मीनिंग क्लियर है, लेकिन रियल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन होता है लोकल और अदर अथॉरिटीज़ को लेकर। यहीं से सुप्रीम कोर्ट के पास एक सवाल आया, क्या स्टेटरी कॉरपोरेशंस स्टेट हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ स्टेट हैं, क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स स्टेट हैं। अगर स्टेट का मीनिंग नैरोली इंटरप्रेट कर दिया जाता तो गवर्नमेंट ईजिली फंडामेंटल राइट्स से एस्केप कर सकती थी बाय क्रिएटिंग ऑटोनोमस बॉडीज़। इसीलिए आर्टिकल 12 को वाइड इंटरप्रिटेशन दिया गया है। आर्टिकल 12 जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 12 को इंटरप्रेट करते हुए एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया। कोर्ट ने कहा सिर्फ एंटिटी का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये देखा जाएगा कि एंटिटी का फंक्शन और कंट्रोल किसके पास है। इस अप्रोच को कहा गया फंक्शनल टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट। अगर कोई बॉडी पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रही है और गवर्नमेंट का उस पर डीप और परवेसिव कंट्रोल है तो वो आर्टिकल 12 के पर्पस के लिए स्टेट मानी जाएगी। इस अप्रोच का ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट राइट्स का प्रोटेक्शन सिर्फ पेपर पर ना रहे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 के लैंडमार्क केसेस की। सबसे पहले है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटरी अथॉरिटीज़ जो पब्लिक ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हैं वो स्टेट के एम्बिट में आती हैं। सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट केस है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी टेस्ट दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बॉडी फाइनेंशियली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, फंक्शनली गवर्नमेंट की तरह काम करती है और पब्लिक इम्पोर्टेंस का फंक्शन परफॉर्म करती है तो वो स्टेट मानी जाएगी। इस टेस्ट को रीअफर्म किया गया प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस CSIR 2002 में। हाउएवर जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को स्टेट नहीं माना, क्योंकि गवर्नमेंट का डीप और परवेसिव कंट्रोल एब्सेंट था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टिव शील्ड है। आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट होगा वो वॉइड होगा टू द एक्सटेंस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और लेजिस्लेचर का पावर अनलिमिटेड नहीं है। आर्टिकल 13 एंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ मोरल प्रिंसिपल ना रहें, बल्कि लीगली एनफोर्सिएबल रूल्स बने। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 के साथ कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोर्ट्स का पावर टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज। आर्टिकल 13 क्लोज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को वॉइड करता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट करते हैं। आर्टिकल 13 क्लोज 2
स्टेट को फ्यूचर में ऐसे लॉज बनाने से रोकता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। इसी तरह से जुडिशरी को फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन बनाया गया है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट जजमेंट की। A.K. गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को नैरोली इंटरप्रेट किया, लेकिन केशवानंदा भारती केस में कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन डेवलप की और कहा कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बीच में बैलेंस ज़रूरी है। और I.R. कोएलो केस 2007 में कोर्ट ने क्लियर किया कि 9 शेड्यूल के लॉज भी जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 14 पर, राइट टू इक्वालिटी। अब हम राइट टू इक्वालिटी के कोर आर्टिकल पर आए हैं। आर्टिकल 14 दो कॉन्सेप्ट्स को गारंटी करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। आर्टिकल 14 का प्राइमरी एम है स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से प्रिवेंट करना। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वली ट्रीट करना। अगर स्टेट बिना रीज़न के डिस्क्रिमिनेशन करती है तो वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होगा। इस आर्टिकल से आगे डॉक्ट्रिन डेवलप्स हुई हैं, जैसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन और आर्बिट्ररीनेस डॉक्ट्रिन, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 14। अब हम आर्टिकल 14 के सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन पर आते हैं, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं करता। स्टेट को पावर दी गई है कि वो क्लासिफिकेशन कर सके, लेकिन सिर्फ तब जब क्लासिफिकेशन रीजनेबल हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए, वरना वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन बन जाएगी। इस डॉक्ट्रिन का पर्पस है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस को मेंटेन करना। सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए 2 मैंडेटरी कंडीशंस ले डाउन की। पहली कंडीशन है इंटेंजिबल डिफरेंशिया। इसका मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन की जा रही है उसका बेसिक क्लियर, लॉजिकल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है रेशनल नेक्सस, मतलब ये कि क्लासिफिकेशन का डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव से, जिसे अचीव करना स्टेट चाह रही है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्लासिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं केस लॉज की। आर्टिकल 14 के इंटरप्रिटेशन में एक इम्पॉर्टेंट अर्ली केस है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्ररी सिलेक्शन और अनगाइडेड डिस्क्रिशन आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लॉ के एप्लीकेशन में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, सिर्फ लॉ के टेक्स्ट में नहीं। इस जजमेंट ने क्लियर कर दिया कि प्रोसीजरल आर्बिट्रीनेस भी आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं आर्बिट्रीनेस डॉक्ट्रिन की। इस डॉक्ट्रिन का ओरिजिन है E.P. रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इक्वालिटी इज एंथेटिक टू आर्बिट्रीनेस। कोर्ट ने क्लियर किया कि जहां आर्बिट्रीनेस होगी वहां इक्वालिटी ऑटोमेटिकली एब्सेंट हो जाएगी। इस जजमेंट ने आर्टिकल 14 को सिर्फ क्लासिफिकेशन तक लिमिट नहीं रखा, बल्कि आर्बिट्रीनेस के अगेंस्ट एक ब्रॉड प्रोटेक्शन बना दिया। मनेका गांधी एंड आर्टिकल 14 का इंटरप्रिटेशन समझते हैं। आर्टिकल 14 के इंटरप्रिटेशन में मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 एक हिस्टोरिक जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, 19 और 21 आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि एक गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये कोई भी स्टेट एक्शन तभी वैलिड होगा जब वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल हो। इस जजमेंट के बाद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ एनेक्टेड लॉ नहीं रहा, बल्कि रीजनेबल लॉ हो गया। अब हम आते हैं आर्टिकल 14 के मॉडर्न एप्लीकेशन पे, जिसे हम पढ़ेंगे शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्ररी प्रैक्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट हैं आर्टिकल 14 के वॉयलेशन होते हैं।
इस जजमेंट ने आर्टिकल 14 को जेंडर जस्टिस और इंडिविजुअल डिग्निटी के साथ स्ट्रांगली लिंक कर दिया। अब हम आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि वो किसी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर। यह आर्टिकल प्राइमरली सोशल इक्वालिटी को इंश्योर करता है और हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड ग्रुप्स को प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 15 सिर्फ स्टेट एक्शन पर अप्लाई होता है, प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन पर डायरेक्टली नहीं। आर्टिकल 15 एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 स्टेट को पावर देता है स्पेशल प्रोविजन बनाने की वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 5 अफर्मेटिव एक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देते हैं फॉर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी का मतलब आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं होता बल्कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी होती है। अब आर्टिकल 15 के कॉन्टेक्स्ट में लैंडमार्क जजमेंट्स देखते हैं। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईरंजन 1951 एक इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस के बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस हुआ। इंदिरा साने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट डेवलप किया और जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में कोर्ट ने अडल्ट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए जेंडर इक्वालिटी को रीअफर्म किया। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 पर, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी को गारंटी करता है। आर्टिकल 16 का बेसिक प्रिंसिपल है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। स्टेट किसी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। आर्टिकल 16 का ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट सर्विसेज को फेयर और मेरिट बेस्ड बनाना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 रिजर्वेशन। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 स्टेट को पावर देता है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के कॉन्टेक्स्ट में एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट तभी प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकता है जब वो 3 चीज़ें एस्टेब्लिश करे। पहला, एससी और एसटी की बैकवर्डनेस, दूसरा, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज, तीसरा, रिजर्वेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये डाटा बेस्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल एजम्पशंस पर नहीं। जर्नैल सिंह केस, एम नागराज के बाद एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आई, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नरेन गुप्ता 2018 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी और एसटी की बैकवर्डनेस प्रूव करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी उन्हें बैकवर्ड माना है। लेकिन कोर्ट ने ये क्लियर किया कि क्रीमी लेयर प्रिंसिपल एससी और एसटी प्रमोशन पर भी अप्लाई करेगा। इस जजमेंट ने इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के बीच बैलेंस मेंटेन किया। आर्टिकल 16 का ओवरऑल टेक अवे ये है कि इक्वालिटी और रिजर्वेशन एक दूसरे के एनिमीज़ नहीं हैं। रिजर्वेशन का पर्पस है हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज और को न्यूट्रलाइज करना, लेकिन इफ़िशेंसी और मेरिट को डिस्ट्रॉय करना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड होनी चाहिए, पॉलिटिकली कन्वीनियंट नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 क्लियरली कहता है कि अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड इन ऑल फॉर्म्स। इस आर्टिकल में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये राइट एब्सोल्यूट नेचर का है। अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस सिर्फ सोशल इविल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई किया है कि अनटचेबिलिटी का मीनिंग सिर्फ ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस तक लिमिट नहीं है, इसका वाइड
स्कोप है और हर उस प्रैक्टिस को कवर करता है जो डिग्निटी और इक्वालिटी को डिस्ट्रॉय करती है। आर्टिकल 17 का ऑब्जेक्टिव है सोशल हायरार्की को कॉन्स्टिट्यूशनली डिसमेंटल करना। आर्टिकल 17 को इफेक्टिव बनाने के लिए पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 एनेक्ट किया। इसके अलावा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट स्ट्रिक्टर पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा कि आर्टिकल 17 सिर्फ डेक्लेरेशन नहीं है बल्कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट डिमांड करता है। आर्टिकल 17 के कॉन्टेक्स्ट में पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि फोर्स लेबर और एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 दोनों के अगेंस्ट है। कोर्ट ने सोशल जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के रूप में ट्रीट किया। अब हम आते हैं राइट टू इक्वालिटी के लास्ट आर्टिकल पर, यानी आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 का ऑब्जेक्टिव है आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी को प्रिवेंट करना। इस आर्टिकल के अंदर स्टेट किसी सिटीजन को टाइटल कन्फर नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 के अंदर टाइटल जैसे राजा, महाराजा, नवाब क्लियरली प्रोहिबिटेड हैं। इसका रीज़न ये है कि ऐसे टाइटल सोशल हायरार्की क्रिएट करते हैं जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का एम है स्टेटस बेस्ड सोसाइटी से इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी बनाना। आर्टिकल 18 एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं है। मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन आर्टिकल 18 के वायलेशन नहीं माने जाते। इसके अलावा नेशनल अवार्ड्स जैसे भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि इन्हें सरनेम या टाइटल के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं जुडिशियल व्यू पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि नेशनल अवार्ड्स का पर्पस रिकॉग्निशन देना है, नॉट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट करना। अगर कोई अवार्ड इंडिविजुअल के नाम के आगे लगाया जाता है जैसे एक टाइटल, तो वो आर्टिकल 18 का वायलेशन हो जाता है। इसीलिए इंटेंट और यूसेज दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 12 से 18 राइट टू इक्वालिटी का कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 13 राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 14 से 16 इक्वालिटी को ऑपरेशनल बनाते हैं। आर्टिकल 17 और 18 सोशल हायरार्की को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर हम इन आर्टिकल्स को एक साथ देखें तो ये सिर्फ लीगल प्रोविजंस नहीं बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस के टूल हैं।